हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम इंडियन पैनल कोड का चैप्टर 1 करेंगे, सेक्शन 1 to 5। सेक्शन 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पैनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 1 है जो डिक्लेयर करता है कि इस कोड का नाम इंडियन पैनल कोड होगा और यह अप्लाई होगा ऑल ओवर द इंडिया और थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यह कोड अप्लाई होगा। तो इंडिया के बारे में बात करें तो सेक्शन 18 आईपीसी में ही इंडिया को डिफ़ाइन किया गया है। वहीं आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें भी इंडिया को डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 18, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया का मतलब है जो भी राज्य क्षेत्र है वो इंडिया है। और आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया राज्यों का संघ है। इट इंक्लूड्स टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड। ये सभी इंडिया की डेफिनेशन है, इंडिया में इंक्लूड होते हैं। और बात करें टेरिटरी की तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेरिटरी, जोग्राफिकल टेरिटरी एंड मैरीटाइम टेरिटरी। जोग्राफिकल टेरिटरी वही है जो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिस डिफ़ाइन किया गया है, वही जोग्राफिकल टेरिटरी है। और मैरीटाइम टेरिटरी एन एरिया ऑफ 12 न्यूटिकल माइल्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द एप्रोप्रिएट बेस लाइन। जो एरिया है, जो इंडिया की लैंड है, वहाँ से लेकर जो 12 न्यूटिकल माइल्स का एरिया है उसको भी इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड किया गया है। ये जो मैरीटाइम्स रूल्स है वहाँ पर ये मेंशन है, ये मापने के तरीके हैं। जैसे लिखा है 12 न्यूटिकल माइल्स, तो इनको मेज़र किया जाता है इस तरीके से। तो इसमें नोट लिखा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी। ये सेक्शन है जो बताता है कि आईपीसी कहाँ पर एप्लीकेबल होती है। और जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये एक्ट लाया गया था जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को जो पहले स्पेशल स्टेटस दिया गया था, अबॉलिश किया गया आर्टिकल 317 को और इंडिया का ही पार्ट बनाया गया। तो ये है सेक्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या प्रिस्क्राइब है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। सेक्शन 2 बताता है उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट जो किसी पर्सन ने विद इन इंडिया कमिट किए हैं। इसमें लिखा है, ये बेयर एक्ट की ही लैंग्वेज है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू प्रोविजंस ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। एवरी पर्सन मीन्स हर एक पर्सन इंक्लूड होगा, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी का हो, कास्ट का हो, रैंक हो, क्रीड हो, कलर हो, डजेंट मैटर, वो पर्सन इंक्लूड है एवरी पर्सन की टर्म में। पर्सन को जो सेक्शन 11 है आईपीसी का उसी में ही डिफ़ाइन किया गया है। पर्सन वर्ड्स में क्या इंक्लूड है? कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। सेक्शन एवरी पर्सन जो टर्म है इसमें नीचे लिखा है एवरी पर्सन में इंक्लूड हैं सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स और फॉरेनर। इसमें नेचुरल पर्सन एज वेल एज लीगल पर्सन सभी ही इंक्लूड है एवरी पर्सन की टर्म में। शैल बी लायबल, शैल बी लायबल मीन्स है ये सेक्शन है जो क्रिमिनल लायबिलिटी को फिक्स करता है किसी पर्सन की जिसने कोई ऑफेंस किया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। जहाँ पर उसने ऑफेंस किया है वहीं पर वो पर्सन है जो क्रिमिनली लायबल होगा अपने एक्ट के लिए, ना कि जहाँ का वो पर्सन है, जहाँ का वो वासी है वहाँ पर वो लायबल नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर उसने ऑफेंस किया है वहाँ पर लायबल होगा। फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, एवरी एक्ट और ओमिशन को सेक्शन 33 आईपीसी में ही डिफ़ाइन किया गया है जो कि क्या हो, कंट्रेरी टू प्रोविजंस हो, मतलब वो क्या हो, ऑफेंस हो, ऑफेंसिव एक्ट हो, तभी वो पर्सन लायबल होगा। तो एक्ट है, एक्ट जो ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं। ओमिशन मीन्स लॉप करना, कोई पर्सन लीगली ड्यूटी बाउंड है कुछ करने के लिए, किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल मेडिसिन देने के लिए कोई पर्सन लीगली ड्यूटी बाउंड है लेकिन वो पर्सन मेडिसिन नहीं देता, वो लॉप करता है, तो उसको ओमिशन बोला गया है, तो वो दोषी होगा विद इन इंडिया। इसमें लिखा है विद इन इंडिया इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है यह सेक्शन। तो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस क्या होती हैं?
जो मतलब हॉल ऑफ इंडिया है, जो हॉल लैंड ऑफ इंडिया है, वो इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में इंक्लूड है। मैरी टाइम बेल्ट है, ऑल स्पेस एरिया है, जो अंडरनीथ एरिया है, वो सब है जो इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में इंक्लूड होते हैं। और बात करें फॉरेनर है जो कैन नॉट टेक द प्ली ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ, फॉरेनर है जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ की प्ली नहीं ले सकता। वो अगर कोई फॉरेनर है, फॉर इंस्टेंस उसने कोई ऑफेंस किया है, उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो उसकी कंट्री में तो ऑफेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो एक ऑफेंस है, तो वो पर्सन है फॉरेनर लायबल होगा अकॉर्डिंग टू दिस कोड। इस इंडियन की लॉ के अकॉर्डिंग वो पर्सन लायबल होगा अगर वो ये भी प्ली लेता है कि मेरे को यहाँ की इंडियन की लॉ का पता नहीं है, मैं नहीं जानता कि ये वाला एक्ट है जो ऑफेंस है, ये ऑफेंस मेरी कंट्री में तो ऑफेंस नहीं है, तो वो ये प्ली नहीं ले सकता इग्नोरेंस ऑफ लॉ की, वो लायबल होगा, लायबल टू पनिशमेंट होगा। सेक्शन 2 फिक्स करता है क्रिमिनल लायबिलिटी ऑन एवरी पर्सन, हर एक पर्सन पर क्रिमिनल लायबिलिटी को फिक्स करता है। एवरी पर्सन की जो टर्म है उसकी एक्सेप्शंस हैं, कुछ पर्सन हैं जो एक्सेप्शंस में आते हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में और इंटरनेशनल लॉ में स्पेशल इम्यूनिटी ग्रांट की गई हैं, प्रिविलेजेस दी गई हैं कि ये जो पर्सनस हैं ये एवरी टर्म में इंक्लूड नहीं होते। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नर ऑफ स्टेट्स हैं, आर्टिकल 361 इनको प्रोटेक्ट करता है। ड्यूरिंग टेन्योर्स हैं, इनको इन पर किसी भी तरह की कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। और जैसे हेड ऑफ फॉरेन सॉवरेंस है, एम्बेसडर्स है, एलियन एनमीज, फॉरेन आर्मी, डिप्लोमेटिक एजेंट्स, यूनाइटेड नेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड वॉरशिप्स, और भी बहुत सारे लोग हैं जो एवरी टर्म में इंक्लूड होते हैं, एवरी पर्सन की टर्म में इंक्लूड होते हैं, जिनको विद इन एक्सेप्शंस रखा गया है। तो ये है सेक्शन 2। नेक्स्ट इसमें सेक्शन 2 में एक केस है मुबारक अली और स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1957 SC 857। इसमें मुबारक अली के केस में क्या लिखा गया है, क्या फैक्ट हैं इसके। ए पाकिस्तानी सिटीजन्स वाइल स्टेइंग इन कराची मेड फाल्स रिप्रेजेंटेशन टू द कंप्लेनेंट and he induced complainant to give money more than 5 lakhs so that rice could be supplied from Karachi to India. But rice was not supplied. The accused was arrested in England and brought to Bombay as a result of extradition proceedings and was convicted under Section 420 IPC for cheating. Supreme Court held that the offence was committed by the accused at Bombay even though he was not physically present there at the time, at the material time. तो इसमें किस चीज़ की बात की गई है, तो इसमें बताया गया है कि कोई फिज़िकल पर्सन्स हैं अक्यूज़ पर्सन की, वो ज़रूरी नहीं है क्राइम कमिट करने के लिए। अगर वो बाहर से, विदेश से भी अगर क्राइम कमिट करवा रहा है इंडिया में, तो वो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ वो पर्सन क्या होगा, पनिशेबल होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 3, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट जो किसी पर्सन ने बियॉन्ड इंडिया किए हैं, इंडिया से बाहर किए हैं, बट उनको ट्राई किया जाएगा विद इन इंडिया। बियॉन्ड इंडिया मीन्स है ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है कि यह कोड है जो अप्लाई होगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस में भी। और ये सेक्शन है जो क्रिमिनल जुरिडिक्शंस देता है कोर्ट्स को उन ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए जो किसी पर्सन ने बियॉन्ड इंडिया कमिट किए हैं। नाउ देखें बियर एक्ट की लैंग्वेज। एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this code in the same manner as if such act had been committed within India. तो एनी पर्सन लायबल मीन्स कोई पर्सन है जिस पर इंडियन लॉ अप्लाई होती है, जो सब्जेक्टेड टू इंडियन लॉ है, तो वो पर्सन क्या होगा, लायबल होगा बाय एनी इंडियन लॉ। कोई पर्सन लायबल है बाय एनी इंडियन लॉ। इसमें ये जो है सिर्फ वही पर्सन नहीं जो सिटीजन्स हैं, वो पर्सन भी इंक्लूड हैं जो है तो सिटीजन्स ही, लेकिन वो ऑफेंस करके है जो बाहर चले गए हैं, कि अब्रॉड चले गए हैं, फॉरेन सिटी में चले गए हैं, और उनको है जो स्पेशल लॉ, इंडियन लॉ है जो इंडियन लॉ में स्पेशल लॉ भी इंक्लूड है। जैसे सिर्फ यह सेक्शन है जो इसी कोड की बात नहीं करता, सभी जो भी इंडियन लॉ है ना उनके बारे में बात करता है। NDPS भी आता है इसमें स्पेशल लॉ में,
और जो एक्स्ट्राडिक्शन पॉलिसीज़ होती हैं, एक्स्ट्राडिक्शन प्रोसीडिंग्स होती हैं, किसी पर्सन को बाहर से विदेश से इंडिया में लाया जाता है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है इंडिया में किसी के अगेंस्ट, तो वो पर्सन्स हैं जो एक्स्ट्राडिक्शन प्रोसीडिंग्स के अंडर लाए जाते हैं। तो हर एक देश की, हर एक कंट्री की एक दूसरे कंट्री के साथ ये जो पॉलिसीज़ होती है, तो वो पर्सन भी इसमें लायबल होते हैं, उनको भी यहाँ पे ट्राई किया जाएगा। तो ये सेक्शन है जो एक लीगल फिक्शन क्रिएट करता है, कि प्रज्यूम करता है कि वो जो पर्सन है जिसने ऑफेंस किया है, तो वो यही मानना चाहेगा कि उसने वो ऑफेंस यहीं पर ही कमिट किया है, विद इन इंडिया ही उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, तो उसे ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि उसने यहीं पे ऑफेंस कमिट किया है और उसको पनिशमेंट दी जाएगी, लायबल होगा इंडियन लॉ के अंदर, वो पर्सन क्या होगा, लायबल होगा। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 3 और 4 है, इनको रीड विद करेंगे। सेक्शन 188 ऑफ CRPC, कि इसमें भी फाउंड इन इंडिया है, वो पर्सन है जो इंडिया में मिलता है तो उसको पनिश किया जाएगा जहाँ पर भी वो पकड़ा जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो चाइल्ड मैरिज है, सेकंड मैरिज है, जैसे कोई पर्सन है, फॉरेनर है, इंडियन सिटीज़न की ही बात करें तो उसने बाहर जाकर कोई चाइल्ड मैरिज कर ली है, और जो विदेश में उसने चाइल्ड मैरिज की है वहाँ पर चाइल्ड मैरिज ऑफेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो ऑफेंस है और वो यहाँ पे आता है तो उसको पनिश किया जाएगा। और दूसरी तरफ सेकंड मैरिज है, तो कोई पर्सन है, मैरिड है, ऑलरेडी बच्चे हैं, और उसने फ़ॉरेन में जाकर दूसरी मैरिज कर ली है, तो वो पर्सन पनिशेबल होगा बाईगैमी के लिए अंडर सेक्शन 494 IPC, उस पर चार्ज लगेंगे बाईगैमी के। नेक्स्ट है सेक्शन 4, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। यह जो सेक्शन है एक्सटेंशन करता है कोड का, किन ऑफेंसेस में जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस किए जाते हैं उनमें इस कोड का एक्सटेंशन हो जाता है, विस्तार हो जाता है। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। जैसे इस सेक्शन के प्रोविज़न्स हैं जो अप्लाई हो जाएंगे, इस कोड के प्रोविज़न्स हैं उन पर्सन पे, उन सिटीजन्स पे। ये है जो क्लोज, वो सिटीजन्स के बारे में ही बात करता है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। यहाँ पर पनिशमेंट दी जाती है पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। तो अगर उस सिटीज़न ने बियॉन्ड या विदाउट इंडिया, बाहर जाकर इंडिया से कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो वो पर्सन है इस कोड में लायबल होगा, उसको यहाँ पर पनिश किया जाएगा। सिटीजनशिप के बेसिस पे ये बात करता है सेक्शन। ये जो सेक्शन है सिटीज़नशिप के बारे में बताता है कि सिटीज़नशिप है जो इसको किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा, कि अगर कोई पर्सन है, उसने इंडिया का सिटीज़न है और सिटीज़न होते हुए उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो यहाँ पर लायबल होगा। अगर किसी और कंट्री की उसने सिटीज़नशिप एक्वायर कर ली है और इंडिया की सिटीज़नशिप को रिलैंग्विश कर दिया है, तो वो पर्सन क्या है, लायबल नहीं होगा। सिटीज़न होते ही वो लायबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। कोई पर्सन है, इसमें सिटीज़न नॉन सिटीज़न दोनों ही इंक्लूड हैं, किसी शिप पे, एयरक्राफ्ट पे जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, वो कहीं पर भी है, हाई सीज़ में है, कहीं पर भी है, तो वो पर्सन है जो लायबल होगा। वहाँ उस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है उस शिप पे। शिप और एयरक्राफ्ट हैं, इनको फ्लोटिंग टेरिटरीज माना जाता है, उस कंट्री की जिस कंट्री का फ्लैग लगा है और जहाँ पर ये रजिस्टर्ड हैं, तो उन पर्सनस को लायबल किया जाएगा। ये सेक्शन है जो एडमिरल्टी जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है। एडमिरल्टी जुरिडिक्शन मीन्स उन ऑफेंसेस को ट्राई करना जो हाई सीज़ में कमिट किए हैं किसी पर्सन ने। एक हाई सीज़ में कोई शिप है और जहाँ पर पता नहीं चल रहा कि किस कोर्ट की जुरिडिक्शन में, किस कंट्री की जुरिडिक्शन में वो आता है, तो वहाँ पे एडमिरल्टी जुरिडिक्शंस अराइज हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है जो उस पर्सन को डील किया जाएगा। Any person in any place without and beyond India committed offence targeting computer resources located in India। कोई पर्सन है, any person means citizen नॉन सिटीजन, उन्होंने ऑफेंस किया है। क्या ऑफेंस किया है, जैसे एग्जांपल कोई पर्सन है जो बाहर बैठा है विदेश में,
वो टारगेट कर रहा है इंडियन कंप्यूटर को, अटैक कर रहा है, वायरस कर रहा है, हैंग कर रहा है और डाटा चोरी कर रहा है, तो वो पर्सन क्या होगा, लायबल होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। चाहे वो यहाँ पर नहीं है, फिजिकल पर्सन्स नहीं है उसकी, तो भी वो पर्सन लायबल होगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफेंस के बारे में बताया गया है कि ऑफेंस क्या है। तो ऑफेंस है जो इसमें इंक्लूड है एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ़ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। और 2 है जो एक्सप्लेनेशन है इसमें कंप्यूटर रिसोर्सेज के बारे में। कंप्यूटर रिसोर्सेज को सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज के ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट इसमें डिफ़ाइन किया गया है क्या है कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो ये है सेक्शन जो क्लोज 1 है इंडियन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसमें एक केस है फातिमा बीबी अहमद पटेल, स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 2008 SC 2392। इसमें क्या हेल्ड किया गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द कोड हैज़ नो एप्लीकेशन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय ए फॉरेनर आउटसाइड इंडिया इवन दो ही एक्वायर सिटीजनशिप लेटर ऑन। कि इसमें यही है कि इस कोड की कोई भी ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगा उन ऑफेंसेस पे जो किसी फॉरेनर ने आउटसाइड इंडिया कमिट किए हैं, और उसके बाद में क्या है वो इंडियन सिटीजन बन जाता है। इन द अदर वर्ड्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस द अक्यूज पर्सन इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड देन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 ऑफ IPC एंड सेक्शन 188 ऑफ CRPC हैव नो एप्लीकेशन व्हाटसोएवर। फिजिकल presence of accused is not required for holding him liable for committing an offence। कोई फॉरेनर है जो उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है इंडिया से बाहर और किसी और कंट्री में, और उसके बाद में वो इंडिया में आता है, इंडिया का सिटीज़न बन जाता है, तो वो उस ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। और अगर हम अनदर एग्जांपल देखें तो कोई इंडियन सिटीज़न है और उसने यहाँ पे इंडिया में ऑफेंस कमिट किया है, नहीं कोई इंडियन सिटीज़न है, उसने मतलब क्या है इंडियन सिटीज़नशिप को रिलिंग्विश कर दिया और उसके बाद में वो फ़ॉरेन चला जाता है, फ़ॉरेन कहीं विदेश की वो सिटीज़नशिप को ले लेता है और वहाँ पर वो ऑफेंस करता है, तो वो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वो पर्सन है जो लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसने इंडियन सिटीज़नशिप को छोड़ दिया है और उसने किसी और देश की सिटीज़नशिप अडॉप्ट कर लिया है, तो वो वहाँ पर ही लायबल होगा, यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 5, सर्टन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कुछ जो लॉ है, कुछ विधियाँ हैं जिन पर इस एक्ट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। दिस सेक्शन एक्सक्लूड द जुरिडिक्शन ऑफ IPC, और ये एक सेविंग सेक्शन है, सेविंग क्लोज है। एंड द कोड शैल नॉट इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जैसे प्रोविजंस हैं किसी एक्ट में, कौन सा एक्ट है, आर्मी एक्ट 1950 और नेवी एक्ट 1957, एयरफोर्स एक्ट 1950 एंड एयरफोर्स एंड आर्मी लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1975। इस एक्ट में है जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, सेलर है, सोल्जर्स हैं, इनके बारे में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई हैं अगर वो किसी भी तरह का विद्रोह करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते हैं और इलीगल रन कर जाते हैं, तो उन पर्सन्स को है जो इन एक्ट के अंडर पनिश किया जाएगा, इन एक्ट के अंडर ही उनको डील किया जाएगा। और स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में भी प्रोविजंस हैं। स्पेशल लॉ को सेक्शन 41 IPC में डिफ़ाइन किया गया है। स्पेशल लॉ मींस जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, जैसे SC एंड ST एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, NDPS एक्ट है, JJ एक्ट, NI एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ये स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होती है। और लोकल लॉ है 42 IPC में जो किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया पे अप्लाई होती है, राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, पंजाब कोर्ट एक्ट, MCOC एक्ट 2002। तो ये जो स्पेशल एक्ट्स हैं और लोकल लॉ हैं, तो यहाँ पर है जो IPC के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। अगर स्पेशली मेंशन कर दिया है तो स्पेशल लॉ ही अप्लाई होगी, लोकल लॉ अप्लाई होगी, IPC नहीं। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है IPC में, स्पेशल और लोकल लॉ में, तब IPC के प्रोविजंस अप्लाई हो सकते हैं। मैक्सिम्स हैं जनरलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। इसका मतलब है द
जर्नल वर्ड्स डोंट रिपीट और मॉडिफाई स्पेशल लेजिस्लेशन। जो भी जर्नल स्टेटमेंट्स होती हैं वो रिपीट और मॉडिफाइड नहीं करेंगी स्पेशल स्टेटमेंट को। स्पेशल स्टेटमेंट्स हैं जो सर्टेन होती हैं उनको जो स्पेशल स्टेटस है उनका, तो उनको मॉडिफाई या रिपीट नहीं किया जाएगा। तो स्पेशल है ही अप्लाई होगा, न कि जर्नल। तो ये है सेक्शन 5।